हेलो गाइस, वेलकम टू आइस नाउ। इस वीडियो में हम 2019 के प्रीलिम्स पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। क्या डिफरेंस था जागीरदार और जमींदार के बीच में? जागीरदार्स वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स इन lieu of judicial and police duties, whereas जमींदार्स वर होल्डर्स ऑफ revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection। देखो, ऐसा था, जमींदार के पास रेवेन्यू राइट्स थे, साथ ही साथ उनके पास रेवेन्यू कलेक्शन के अलावा और भी ड्यूटीज हुआ करती थी। दे हैव द राइट टू डिटेन द पीजेंट्स टाइम पे रेवेन्यू कलेक्ट हो, पीजेंट्स को डिटेन कर सकते थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, ये जमींदार के पास ड्यूटी हुआ करती थी। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। लैंड असाइनमेंट जो जागीरदार को दिए जाते थे वो हेरिडिटरी होते थे, जमींदार को दिए जाने वाले रेवेन्यू राइट्स हेरिडिटरी नहीं होते थे। गलत, इंटरचेंज किया गया यहाँ पे। जागीरदार के पास नॉन हेरिडिटरी थे, टेम्पररी थे, जिनको मनसबदार भी कहा जाने लगा। नॉन इनहेरिटेबल था, जागीरदार के पास नॉन इनहेरिटेबल जागीर थी, ठीक है। जबकि जमींदार के पास जो जमीन होती थी वो हेरिडिटरी होती थी, ठीक है, वो परमानेंट होती थी, टेम्पररी नहीं होती थी। दोनों स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर होगा नाइदर वन नोर टू। लैंड रिफॉर्म्स की बात हो रही है। आजाद भारत में जब लैंड रिफॉर्म्स हुए तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उस रिगार्डिंग? सीलिंग लॉज कि भाई कौन कितनी जमीन रख सकता है, वो सीलिंग लॉज वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग। ऐसा नहीं है, दोनों में था ये टारगेट इनका कि फैमिली होल्डिंग और इंडिविजुअल होल्डिंग पे भी लिमिट लगाई जाए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, दोनों में था। इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स एज अ प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन। अब कैश क्रॉप्स को बढ़ावा तो ब्रिटिश टाइम्स में जब कमर्शलाइजेशन हो रहा था एग्रीकल्चर का तभी मिल गया था। तो आजाद भारत तो बहुत आगे की बात हो गई, तो सी भी यहाँ पे गलत है। लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जेम्पशंस टू द सीलिंग लिमिट्स। नो एग्जेम्पशन, एक तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इतना बड़ा लैंड रिफॉर्म है, पूरे देश में हो रहा है, कोई ना कोई एग्जाम्पशन तो होगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई एग्जाम्पशन हो नहीं सकता। तो डी गलत बचा क्या? बी। और लैंड रिफॉर्म्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आप अगर उसको डेप्थ में ना जाके भी पढ़े, ऊपर ऊपर से भी पढ़े, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस टाइम पे सोशलिस्ट पैटर्न चल रहा था इकोनॉमी का, जिसमें ये था कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्सेज का। तो हमारे देश में इनइक्वालिटी थी लैंड होल्डिंग्स में, बहुत बड़े बड़े लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी जायदाद थी और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं थी। तो लैंडलेस के पास थोड़ा बहुत भी एग्रीकल्चर लैंड हो, इसकी कोशिश की गई, इसका एम रखा गया लैंड रिफॉर्म्स में। तो आपको याद रखना है, मैं हमेशा से, आप एक चीज पकड़ रहे होंगे ये कि यूपीएससी रिफॉर्म्स इनिशिएटिव्स स्कीम्स में एम जरूर पूछता है ना। तो एम जरूर पढ़ लो, ये बेसिक चीज है। हम बिल्कुल जैसे डीप में मत घुसो किसी स्कीम के रिफॉर्म के, बट एम जरूर याद रखो, एम क्या था, ठीक है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर का है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और दावोस स्विट्जरलैंड में ही इसकी समिट होती है हर साल, ठीक है। जिनेवा, जिनेवा का नाम आपने सुना होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हर साल जो समिट होती है इसकी। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी आता है इसकी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी आती है इसकी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, याद रखनी है आपको, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट आया था 1813, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, बिल्कुल सही। 1813 के टाइम पे क्या हुआ, ब्रिटेन में बहुत सारी जो कंपनीज हैं, ट्रेडर्स हैं, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी कि इंडिया में यही क्यों फायदा उठा रही है, क्या अब तक इसको मोनोपोली मिली हुई थी क्राउन के द्वारा ही। क्राउन ने, वहां के क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दे रखी थी कि आप जाओ, राज करो, पैसा कमाओ, आ जाओ। बट धीरे धीरे प्रेशर बनना शुरू हुआ क्राउन पे कि इन्हीं को ही फेवर क्यों। तो उस प्रेशर के चक्कर में चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया। पहला स्टेटमेंट सही है। इंडियन टेरिटरीज जो कंपनी के कंट्रोल में थी, अब उन पे ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी माने जाने लगी, बिल्कुल ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल अब उन पे हो गया। जो भी इंडिया से रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाने लगा। नहीं, अब नहीं, हो चुका था पहले। पिट्स इंडिया एक्ट आया था ना आपका, तो पिट्स इंडिया एक्ट में ही ये प्रावधान आ गया था, जो इससे कई साल पहले आया था, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका 1 and 2 ओनली।
तो याद रखना है। एक्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूपीएससी के लिए। चार्टर एक्ट हो गया आपका, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, ये सब रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, ये तो आपको पढ़ना ही चाहिए। स्वदेशी मूवमेंट की बात हो रही है तो कौन से स्टेटमेंट सही है? कंट्रीब्यूशन, इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। जो हमारे स्वदेशी आर्टिसन क्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिला, बिल्कुल बढ़ावा मिला। स्वदेशी मूवमेंट का एक ऑब्जेक्टिव था कि स्वदेशी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा मिले, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश हुआ, बिल्कुल हुआ। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश हुआ 1906 में बंगाल में, बाय नेशनलिस्ट टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोट करने की बात की गई। एक बंगाल नेशनल कॉलेज भी खुला था। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, बोथ 1 and 2। पेयर्स दे रखे हैं, ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं, कौन कौन से लीडर है वो बताने हैं। ठीक है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग को पहले क्या कहा जाता था? हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा, एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू इरिडिकेट अनटचेबिलिटी इन इंडिया। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बिल्कुल सही। ऑल इंडिया किसान सभा, जिसको ऑल इंडिया पीजेंट यूनियन भी कहते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा भी कहते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने शुरू किया था, बिल्कुल सही। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पीछे खड़ी थी इनके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सपोर्ट था। 1936 में इन्होंने ओपन किया था ऑल इंडिया किसान सभा। डेट याद रखिएगा, लीडर का नाम याद रखिएगा, दोनों पेयर मैच्ड है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925, 1925 ईवी रामस्वामी नायकर जी के द्वारा, बिल्कुल सही। जिनको कभी कभी हम क्या कहते हैं? पेरियार। पेरियार बहुत रेस्पेक्टेड नेम है वहाँ पे, ठीक है, तमिलनाडु में। उन्होंने तमिलनाडु में मूवमेंट लॉन्च किया था अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म, पेरियार जी ने। 1925 सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस भी यहाँ पे शुरू हो गई थी। 1 2 3 इसमें आंसर होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस में क्या होता था? जो पंडित होते थे उनको नहीं बुलाते थे, खुद से शादी कर लेते थे लोग, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म। इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है? ऑप्शन देख लो एक बार, चानूदारो, कोटदीजी, सोहागोरा, देसलपुर। एक बार मैप देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगी चीजें। ये देखो मैप में कोट दीजी मार्क्ड है, कोट दीजी दिख रहा है, चनुदारो दिख रहा है, देसलपुर दिख रहा है। ठीक है, क्या नहीं दिख रहा? सोहागोरा। सोहागोरा नहीं दिख रहा ना, तो सोहागोरा हड़प्पन साइट नहीं है, तो इसमें आंसर क्या होगा? सोरागोरा। ऐसे आपको हड़प्पन साइट्स याद रखनी है। ठीक है, मौर्य एम्पायर की, गुप्ता एम्पायर की, खैर गुप्ता एम्पायर की तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मौर्य जो इंस्क्रिप्शन थे वो इस तरीके से आपको याद रखने हैं, तो मैप इंपॉर्टेंट हो जाता है एंशिएंट हिस्ट्री में भी। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन, कौन से इंस्क्रिप्शन में रणन्यो अशोका लिखा हुआ था अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका? स्टोन का पोर्ट्रेट भी था। आंसर है कनागनली। कनागली कहाँ पे है? कर्नाटका में। कहाँ पे है? कर्नाटका में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट फाइंडिंग हुई थी यहाँ पे, क्योंकि इट इज द फर्स्ट इंस्क्राइब्ड पोर्ट्रेट ऑफ अशोका, कर्नाटका, कनागली। याद रखना है आपको, रणन्यो अशोका के नाम पे यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन से फीचर है महायाना बुद्धिज्म के? अब दो तरह के मैंने बताए थे आपको बुद्धिज्म के स्कूल थे, एक आपका था हीनायाना, एक था महायाना। हीनायाना स्कूल वाले बिलीव करते थे जो लॉर्ड बुद्धा थे वो नॉर्मल इंसान थे, उनको उतने ही दुख झेलने पड़ते हैं जितने आम इंसान को झेलने पड़ते हैं, और वो भी निर्वाणा के पाथ पे हैं। तो ये लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति पूजा करते थे, ना ही लॉर्ड बुद्धा को भगवान मानते थे। जबकि महायाना स्कूल वाले उनको भगवान मानते थे और कहते थे कि हमें उनके पाथ पे चलना है, उन भगवान ने जो पाथ बनाया है लॉर्ड बुद्धा ने, उसके पाथ पे चलना है। और जो उसके पाथ पे चलते हैं उनको बोधिसत्वा कहते हैं। और चलते कैसे हैं? उनकी वर्शिप करके, पूजा करके। कैसे वर्शिप करके? इमेज वर्शिप, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा करके। ऐसे महायाना बुद्धिज्म वाले मानते थे। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के उलट थे, हीनायाना महायाना वाले। तो फीचर किसके पूछ रहा है? महायाना। बताओ चलो। बुद्धा का डिफिकेशन हुआ, डिफिकेशन का मतलब है कि डीटी बनाया गया, उनको पूजा जाने लगा, भगवान मानने लगा, बिल्कुल। बोधिसत्वाज आए, बिल्कुल। इमेज वर्शिप हुई, आइडल वर्शिप हुई, अभी मैंने बताया महायाना बुद्धिज्म में आइडल वर्शिप हुई, भगवान माना जाना, भगवान मानते हुए तो मूर्ति पूजा करी जाने लगी। ठीक है, मूर्ति पूजा करने से ही भगवान माना गया उनको। 1 2 3 इसमें आंसर होगा। फोर्स्ड लेबर की बात हो रही है इसमें। फोर्स्ड लेबर विष्टि गुप्ता पीरियड में, गुप्ता पीरियड में फोर्स्ड लेबर होता था। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट वाज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट। इनकम मानी जाती थी स्टेट की एज अ टैक्स। टोटली एब्सेंट थी मध्य प्रदेश और काठियावाड़ रीजन ऑफ गुप्ता एम्पायर, टोटली एब्सेंट थी। कोई भी राज्य किसी भी टाइम का हो, स्लेवरी वो भी एंशियंट टाइम्स में टोटली एब्सेंट तो नहीं हो सकती। ठीक है,
एंशियंट टाइम्स है स्लेवरी होती थी, हर जगह होती थी। दूसरा स्टेटमेंट एक्सट्रीम है, हेंस इनकरेक्ट है। फोर्स लेबर्स वर इंटाइटल टू वीकली वेजेस, अरे वीकली वेजेस ही अगर मिलते तो फोर्स लेबर किस बात के होते, तो गलत होता ना, सी तो गलत है। और लेबरर का एल्डेस्ट सन सेंड किया जाता था एज अ फोर्स लेबरर, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कोई रूल ना आपने पढ़ा है। कई बार क्या होता है कि देखो अपना ना हमने अपनी नॉलेज पे ट्रस्ट करना होता है। कई बार ऐसी चीजें, अब देखो हम बेसिक बुक्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब हम ये पढ़ते हैं चीजें तो हमें ना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि जब हम इतनी चीजें पढ़ लिए हैं तो ये लाइन तो हमें कहीं नहीं दिखी कि एल्डेस्ट सन ही भेजा जाना चाहिए। कोई लॉजिक ही नहीं है इसका कि हमेशा एल्डेस्ट सन ही भेजा जाना चाहिए। फोर्स आप लेबर करवा रहे हो तो उसमें छोटा सन भी जा सकता है, बड़ा सन भी जा सकता है। जिसको लेबर करवाना है वो तो राजा तो दोनों से करवाएगा, है ना। उसमें एल्डेस्ट क्या और यंगर क्या, है ना। तो ना तो ये हमने कहीं पढ़ा, तो ये ट्रस्ट करना है आपको खुद पे कि यार ये चीज तो हमने नहीं पढ़ी कहीं भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट रूल है कि एल्डेस्ट सन ही भेजा जाना चाहिए, तो ये तो हमने नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब डी नहीं हो सकता, और लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो भी सही नहीं होगा, डी गलत है। आंसर होगा ए। इनकम मानी जाती थी स्टेट के लिए। भाई फोर्स लेबर करने का मकसद क्या था, राजा को मजा तो आता नहीं था। भाई फोर्स लेबर से कुछ काम होते थे, राज्य की प्रोडक्टिविटी कुछ होती थी, बढ़ती थी, जबरदस्ती करवाना पड़ता था, ठीक है। जैसे मान लो कई बार ये होता था कि जैसे ट्रूप्स पास हो रहे हैं, मान लो जो सेना की टुकड़ी है वो पास हो रही है राजा की, है ना, किसी जगह से, तो वहां पे उन लोगों को उनकी सेवा करनी पड़ती थी। जब वो किसान वो सैनिक रुकते थे, ट्रूप्स रुकते थे कैंप में, तो उन कैंप में जाकर उनको खाना देता था, उनकी सेवा करनी पड़ती थी वहां के लोगों को। तो वो भी एक तरह का फोर्स्ड लेबर है, तो ये जरूरी होता था राज्य को चलाने के लिए। तो ये सोर्स ऑफ इनकम माना जाता था, एक तरीके से टैक्स भी माना जाता था। इसका आंसर होगा ए, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा नॉलेज पे ट्रस्ट करके चलना है अपने को, कॉन्फिडेंस रहेगा तो पेपर क्लियर होगा। बिल्डिंग कल्याण मंडपा, कल्याण मंडपा की बात हो रही है। कल्याण मंडपा किसका फीचर था, नोटेबल फीचर इन द टेंपल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ चालुक्य, चंदेला, राष्ट्रकूटा, विजयनगरा, विजयनगर एम्पायर। कल्याण मंडपा क्या होते थे, मैरिज फॉर होल्स होते थे, ठीक है, होल्स यूज्ड फॉर मैरिज, और सेरेमनीज परफॉर्म की जाती थी, हॉल्स फॉर मैरिज होते थे, मैरिज के लिए यूज किए जाते थे ये हॉल्स, कल्याण मंडपा, ठीक है। विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर में सबसे फेमस कौन थे आपके, कृष्णदेव राय, आपको याद रखना है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिल्ली सुल्तानेत में जो रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन होता था, तो इंचार्ज जो होता था रिवेन्यू कलेक्शन का, वो आपका अमील कहते थे उसको, बिल्कुल कहते थे, अमील कहते थे। इक्ता सिस्टम जो आया था दिल्ली सुल्तान का, दिल्ली सल्तनत का, वो एंशियंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन था, नहीं इंडिजिनस नहीं था, दिल्ली सल्तनत ही इसको लेके आई थी। सेकंड स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। मीर बख्शी का जो ऑफिस था वो एग्जिस्टेंस में आया था खिलजी के टाइम पे ना, अकबर के टाइम पे आया था, ठीक है। अकबर के टाइम पे आया था, खिलजी के टाइम पे नहीं आया था। तो इसमें आंसर क्या हुआ, वन ओनली, याद रखना है आपको, ठीक है। इक्ता सिस्टम, इक्ता सिस्टम के बारे में थोड़ा बता देता हूं मैं आपको। इक्ता सिस्टम एक्चुअली क्या था, एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस प्रोविंसेस। उन प्रोविंसेस को हम कहते थे इक्तास, और इक्ता को हेड करने वाला होता था हकीम, फौजदार, मोमिन, जो भी अलग अलग नाम होते थे। तो एम्पायर डिवाइड होता था प्रोविंसेस में, उन प्रोविंसेस को कहते थे इक्ता। फिर इक्ता डिवाइडेड होते थे सरकार्स में। एक बार मैं लिख देता हूं तो आपको चीजें क्लियर होगा। एम्पायर जो होता था उनका वो कैसे होता था, इक्ता होते थे, इक्ता कौन होते थे, प्रोविंसेस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इक्ताज होते थे, इक्ताज के बाद आते थे आपके सरकार, ठीक है, सरकार आते थे। सरकार कौन है, डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, ठीक है। तो इक्ताज फिर सरकार आते थे, याद रखना है आपको। और सरकार को हेड किया जाता था दो ऑफिशियल्स के द्वारा, लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग होता था, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए अलग होता था। तो जब मुगल पीरियड में जागीर सिस्टम आया, जो वो बिल्कुल सेम था इक्ता सिस्टम की जैसे, है ना, बिल्कुल सिमिलर था। बट इक्ता इंडिजिनस नहीं था, ये आपको याद रखना है, एंशिएंट इंडिजिनस नहीं था, ठीक है। और मीर बख्शी का जो ऑफिस था, जो मीर बख्शी क्या था, मीर बख्शी मिलिट्री डिपार्टमेंट को हेड करता था, मिलिट्री डिपार्टमेंट मीर बख्शी, ठीक है। इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री, ये सब मीर बख्शी के अंडर आते थे। ये अकबर के टाइम पे आया था, तो इसका आंसर होगा वन ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेंट निम्बारका वाज कंटेम्पररी ऑफ अकबर, अकबर के कंटेम्पररी थे सेंट निम्बारका, ऐसा नहीं है। सेंट निम्बारका आपके 13-14 सेंचुरी में बिलोंग करते थे, अकबर आपके 16 सेंचुरी में राज करते थे, है ना। तो दोनों अलग अलग थे। सेंट निम्बारका ही वॉज द प्रीचर ऑफ वैष्णवित भक्ति,
सेंट निम्बार्का वैष्णविक जो भक्ति उसकी प्रीचर थे, विष्णु भगवान की पूजा करते थे, ठीक है। तेलंगाना में, तेलंगाना में आपको याद रखना है, सेंट निम्बार्का तेलंगाना में पूजा करते थे और 13 सेंचुरी 14 सेंचुरी बिलोंग करते थे, अकबर 16 सेंचुरी में। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत है। सेंट कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद श्रीहिंदी, नहीं ऐसा नहीं है। देखो सेंट कबीर जो कबीर थे वो निर्गुणा भक्ति के फॉलोवर थे। निर्गुणा भक्ति शगुन भक्ति पढ़ा है आप लोगों ने। भक्ति दो तरह की होती थी, निर्गुणा भक्ति का मतलब है निर्गुणा, जिसके कोई गुण नहीं हो। गुण मतलब वो क्वालिटी नहीं, गुण का मतलब है कि अपीयरेंस नहीं हो, आप डिफाइन नहीं कर सकते भगवान दिखते कैसे, अपीयर कैसे होते हैं, क्या शेप है, क्या फॉर्म है, वो होती निर्गुणा भक्ति, जो बिना मूर्ति पूजा की होती है, बस भगवान है, कैसे दिखते हैं नहीं पता, वो निर्गुण भक्ति होती है। शगुन होती है जिसमें प्रॉपर मूर्ति बनाई जाती है, ठीक है। जैसे आपके रामानुजन, ये जो आपके होते तो शगुन भक्ति के फॉलोवर थे, ठीक है। शगुन भक्ति जो आपके इस्कॉन टेम्पल वाले हैं, जो चैतन्य स्कूल वाले, ये सब शगुन भक्ति के फॉलोवर हैं। और निर्गुण भक्ति के कौन थे? सेंट कबीर थे, है ना। तो ये निर्गुण भक्ति के फॉलोवर थे। तो सेंट कबीर इन्फ्लुएंस थे शेख अहमद शिरहिंदी से? नहीं 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 थे, क्योंकि सेंट कबीर पहले आ गए थे ना। सेंट कबीर जो है 15 सेंचुरी में आ गए थे और शेख अहमद शिरहिंदी 16 सेंचुरी में थे। तो याद रखना है आपको, है ना, टाइम ही थोड़ा अलग अलग था दोनों का। और शेख अहमद शिरहिंदी वाज द इस्लामिक स्कॉलर ऑफ नक्शबंदी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला ड्यूरिंग 16 सेंचुरी, ठीक है। तो आपको याद रखना ही है, क्या याद रखना है कि दोनों स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, और कौन किसका कंटेम्पररी था ये तो याद रखना है। एक चीज भी आपको पता चल गई होगी अब तक क्वेश्चन सोल्व करते करते, कि यहाँ पे पूछ लिया जाता है यूपीएससी में कंटेम्पररी कौन किसका था। तो इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी की डेट याद रखो कि किस टाइम एग्जिस्ट करते थे वो लोग। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, महात्मा गांधी इंस्ट्रूमेंटल थे इन द एबोलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। बिल्कुल, महात्मा गांधी ने अभी अभी अपन ने पढ़ा, अब यही तो चीज है ना, अभी अभी अपन ने पढ़ा ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, उसमें हमने पढ़ा कि हरिजन सेवक संघ इन्होंने बनाया। तो इंडेंजर्ड जो लेबर होता था, फोर्स जो लेबर होता था, उसके एबोलिशन में गांधी जी काम करेंगे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे जब उनका ऑर्गेनाइजेशन ही है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, हरिजन सेवक संघ, है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें महात्मा गांधी ने सपोर्ट नहीं किया था रिजोल्यूशन को। वो रिजोल्यूशन जो कहता था कि इंडियंस को रिक्रूट किया जाएगा वर्ल्ड वॉर के लिए, गलत। देखो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था, ब्रिटिश को समझ में आया कि भाई हमको इंडियन ट्रूप्स की सहायता पड़ेगी, इंडियंस को रिक्रूट करना पड़ेगा वॉर लड़ने के लिए, तो वॉर हार जाएंगे हम। गांधी जी ने बोला कि बिल्कुल आप लीजिए, इंडियंस को वॉर में ब्रिटिश को सपोर्ट करना चाहिए, और गांधी जी का इसमें क्रिटिसिज्म भी हुआ। बट क्यों कहा गांधी जी ने? गांधी जी ने ये सोचा कि भाई कहीं ना कहीं अगर हम ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे तो एक तरीके से, एक तो एथिकली अगर देखा जाए तो गलत है कि हम किसी के मुश्किल टाइम में उसका हम साथ छोड़ दें, और पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इससे जो ब्रिटेन को समझ में आएगा कि भाई इंडियंस की जो है वो काफी वो है, दबदबा है, और इंडियंस की डिमांड पूरी करेंगे वो, है ना। इंडियंस की जरूरत है, इंडियन की इंपोर्टेंस है, और बदले में अपनी डिमांड पूरी करा सकते हैं, है ना। तो महात्मा गांधी जी ने ये सोचा कि पर अभी नहीं कराएंगे, बाद में जरूर करा लेंगे, अभी डिमांड नहीं रखी महात्मा गांधी जी ने कि भाई ये डिमांड रखो कि ये डिमांड पूरी करो। बट उन्होंने सोचा पॉलिटिकली कि बाद में करा सकते हैं, है ना, अभी सपोर्ट कर देते हैं ताकि बाद में इनको इंडियंस की कीमत समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं किया था कि इंडियंस को रिक्रूट, रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था, सॉरी, रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था कि हाँ इंडियंस को रिक्रूट किया जाए। तो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमें डिड नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ये रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था। कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सोल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल, सोल्ट लॉ का ब्रेक हुआ, आपको पता है, सोल्ट मूवमेंट जो चला था उसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, उसमें सोल्ट लॉ का ब्रेक हुआ था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिक्लेयर कर दिया गया था इलीगल, बिल्कुल इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, और बहुत सारे लीडर्स को डिटेन कर लिया था, जेल में बंद कर दिया था, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। इंडियन नेशनल मूवमेंट है, पर्सन है, उनकी क्या पोजीशन थी वो बताना है। सर तेज बहादुर सप्रू, बिल्कुल प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के। केसी नियोगी मेंबर थे कंस्टिट्यूंट असेंबली के। पीसी जोशी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी थे। आंसर इसका डी 1 2 3। अब जनरली देखो क्या होता है ना कि हिस्ट्री ऑप्शनल वाले बच्चों को तो ये पता होता है ना, इतना डेप्थ में, बट कई बार हमें नहीं पता होता। जैसे केसी नियोगी कंस्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर, अब कंस्टिट्यूंट असेंबली में इतने मेंबर थे
तो हमको एक एक मेंबर तो याद होगा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना लीव कर दिया जाता है। हमें ना अपने नॉलेज को ईगो पे नहीं लेना कि यार ये तो मैं करके ही रहूंगा। ये भी थोड़ा ना खेल होता है यूपीएससी में, इसको भी थोड़ा स्मार्टनेस के साथ किया जाता है। अब अगर आपको नहीं पता, आप इनके बारे में श्योर नहीं हो, तो मत करो, इस क्वेश्चन को लीव कर दो। बट आपको अगर एक और तीन या किसी के बारे में पढ़ा हो तो आप गैस लगा सकते हो, फिर 50-50 पॉसिबिलिटी पे जा सकते हो। जैसे पीसी जोशी का आपको या तेज बहादुर सप्रू का इनमें से एक पता होगा तो जैसे आपको इस क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो पीसी जोशी का आपको क्लियर है कि हाँ यार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में पढ़ा है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा है तो सी और डी होगा। ठीक है, तो ये आपको पता हो, जैसे सेकंड ओनली का केसी नियोगी का पता है तो ये क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप गैस लगा सकते हो, है ना। बट आपको कंप्लीटली आइडिया नहीं है, हवा पे बिल्कुल आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या है सामने, क्या लिखा हुआ है, कौन किसके नाम लिखे हुए हैं, तो ये भी नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये कि आपकी नॉलेज में कमी है। हो सकता है वो चीज़ आपने नहीं पढ़ी, तो उसको छोड़ दो, छोड़ देना बेहतर है, या सबसे लास्ट में सोल्व करो जब आपके पास टाइम है। मियां तानसेन की बात हो रही, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, ध्यान से पढ़ना। तानसेन टाइटल दिया गया था एम्परर अकबर के द्वारा। तानसेन ने कंपोज किया था ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस। तानसेन ने कंपोज किया था सॉन्ग्स ऑन हिज पेट्रॉन्स। तानसेन इन्वेंटेड मैनी रागास। तानसेन के बारे में घर का बच्चा बच्चा जानता है कि ये सिंगर थे, म्यूजिशियन थे बहुत बड़े। अब एक बात बताओ मुझे, सिंगर है, म्यूजिशियन है, ठीक है, तो सॉन्ग तो कंपोज करेंगे ही, ठीक। और तानसेन उस टाइम के सिंगर है, क्लासिकल सिंगर है, तो क्लासिकल सिंगर में ध्रुपद तो कंपोज करेंगे, हिंदू गॉड्स और गॉडेस पे तो ध्रुपद बनाएंगे ही वो, ठीक है। और ध्रुपद के तो वो थे ही, जाने माने एसोसिएटेड थे ध्रुपद के द्वारा, ध्रुपद जो स्कूल था, तो ध्रुपद जो स्टाइल थी उसके साथ एसोसिएटेड थे, तो बी भी सही है। तानसेन इन्वेंटेड मैनी राग, बिल्कुल, इतने बड़े सिंगर हैं, अगर इतने बड़े क्लासिकल सिंगर है, राग इन्वेंट नहीं करेंगे क्या? राग जो होते हैं किसी भी सॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इतने बड़े सिंगर राग तो इन्वेंट करेंगे। चलो मान लेते हैं हमें नहीं पता राग क्या होते हैं, है ना। बट हम जब ऑप्शन ए में आते हैं तो ये लिखा हुआ है तानसेन टाइटल दिया गया था अकबर के द्वारा। अब मान लो हमारे पास बचा ए और डी। बी और सी तो क्लियर है, क्योंकि बी और सी में समझ आ रहा है कि एक सिंगर का काम क्या होता है और वो ये कर रहे हैं, बखूबी अपना रहे हैं। ए और डी में बचा। अब मुझे एक बात बताओ, एग्जामिनर जब क्वेश्चन बना रहा होगा तो किस में ज्यादा चांस होंगे कि उसने छेड़छाड़ की होगी, किसके ज्यादा गलत होने के चांस होंगे? ठीक है, तानसेन ने राग इन्वेंट किए, तानसेन सिंगर थे, बट तानसेन को टाइटल दिया एम्परर अकबर के द्वारा, तो इतने सारे एम्परर्स में किसी भी एक का नाम यहाँ पे चेंज किया जा सकता है, हो सकता है किसी और ने दिया हो। तो मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी किस ऑप्शन में ज्यादा रही है? वो ए में रही है। तो इस तरीके से भी आप आंसर में जा सकते हो ए में, क्योंकि तानसेन ने राग इन्वेंट किए। अब मुझे एक बात बताओ, तानसेन ने इन्वेंट किए और ये लिखा हुआ नहीं है कहीं भी, बहुत कम जगह लिखा हुआ है। अभी एग्जामिनर को नहीं पता कि ये तानसेन ने राग इन्वेंट किए, उसने सोच के बना दिया। कल को कोई बुक निकल के आती है, कोई मैन्युस्क्रिप्ट निकल के आती है, कोई भी हिस्टोरियन आके क्लेम कर दे कि भाई यहाँ यहाँ फलाना डिकाना में लिखा हुआ है इस बुक में कि तानसेन ने राग इन्वेंट किए थे, तो अगर ये चीज सही साबित हो गई, है ना, तो यूपीएससी इसको गलत इसलिए नहीं ठहरा सकता क्योंकि कहीं ना कहीं ये सही साबित हो सकती है। कभी भी किसी भी ना किसी बुक में तानसेन के बारे में ये कहीं भी निकल के आ सकता है कि राग इन्वेंट किए थे। अब एग्जामिनर ने सारी बुक्स तो पढ़ी नहीं होंगी, ना तानसेन के बारे में पूरा पढ़ा होगा, तो इसमें मैनिपुलेशन के चांस बहुत कम है, क्योंकि ये क्लोजली एसोसिएटेड है, राग और तानसेन क्लोजली एसोसिएटेड है। जबकि तानसेन को टाइटल दिया था एम्पर अकबर ने, तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है चेंजेस की। देखो, तानसेन टाइटल दिया था राजा विक्रमजीत सिंह थे, ठीक है, विक्रमजीत सिंह थे ग्वालियर के, ठीक है, विक्रमजीत सिंह थे ग्वालियर के, उन्होंने दिया था टाइटल। अब इसमें अकबर की जगह और भी नाम आ सकता था, और भी किसी भी एम्परर का नाम आ सकता था, है ना। तो अकबर ने वैसे इनको टाइटल दिया था मियाँ का, ठीक है, मियाँ का। बट बता रहा हूँ मैनिपुलेशन में चांस किस में होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेक्ट करना होता है। तानसेन के बारे में भले ही हमने इतना नहीं पढ़ा होगा, बट अगर गैस करे, नॉलेज के हिसाब से जाए, थोड़ा स्मार्ट होके खेले, इसमें आंसर निकल जाएगा हमारा ए। Which among the following Mughal emperor shifted emphasis from illustrated manuscript to album and individual portrait? कौन से मुगल एम्परर ने शिफ्ट कर दिया था एम्फेसिस इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट से इंडिविजुअल पोर्ट्रेट पे? जहांगीर, ठीक है, जहांगीर वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन पेंटिंग, यूरोपियन पेंटिंग से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, और इंग्लिश क्राउन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आके उन्होंने काफ़ी सारी पेंटिंग्स में देखा कि अच्छा ऐसे ऐसे बनाए जा रहे हैं पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग
क्वीन, तो अपने जो पेंटर्स को वहाँ पे भेजा कि देखो यूरोपियन आर्टिस्ट कैसे बना रहे हैं, है ना। तो उनको देख के उनको समझ में आया कि इंडिविजुअल पोर्ट्रेट काफी अच्छे बना रहे हैं वो लोग, इंडिविजुअल पोर्ट्रेट खुद की लाइफ पे, कि राजा कैसे क्या कर रहा होता है, कैसे बिहेव कर रहा है, मतलब उसको दिखाया जाए उस पेंटिंग में, है ना, कि राजा को किससे प्यार है, बर्ड से, फ्लावर से, एनिमल से। तो ये जहांगीर में, तो जहांगीर को वैसे भी नेचर लवर माना जाता था, कि नेचर से बहुत प्यार करते थे। Which one of the following national parks lies completely in the temperate alpine zone? कौन सा नेशनल पार्क बिल्कुल टेम्परेट अल्पाइन जोन में लाई करता है? वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस फॉर अल्पाइन मीडियोज, टेम्परेट अल्पाइन जोन में पूरी तरीके से ये लाई करते हैं, ठीक है। लोकेशन सुपर इंपॉर्टेंट, इनकी लोकेशन तो आपको पता होनी चाहिए किसी भी हाल में, है ना, अगर आप सिंसियर एस्पिरेंट है तो। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड, ठीक है। न्यूरा वैली नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, न्यूरा वैली नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड, मानस असम, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मानस, मानस रिवर पे भी है ये, मानस रिवर है ये, ध्यान रखना। मानस नेशनल पार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि मानस रिवर पे है ये, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। और नामदफा, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये चीज आपको याद रखनी है कि नामदफा फेमस है फॉर फ्लाइंग स्क्वायरल, फ्लाइंग स्क्वायरल, ठीक है। तो आंसर होगा वैसे तो डी होगा, वैली ऑफ नेशनल पार्क, वैली ऑफ नेशनल, वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। और ये टेम्परेट जो जोन होता है, एक्चुअली में जो टेम्परेट अल्पाइन जोन है ना, ये लाई करता है मेनली बिटवीन ट्रॉपिक्स एंड पोलर रीजन, और यहाँ पे ब्रॉड लीफ कॉन्फिरस फॉरेस्ट होते हैं, है ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ट्रॉपिक और पोलर रीजन के बीच में जो जोन होता है वो टेम्परेट जोन होता है, और टेम्परेट अल्पाइन रीजन में आपके ब्रॉड लीफ और कॉन्फिरस फॉरेस्ट होता है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट याद रखना है आपको। वैली फ्लावर्स नेशनल पार्क। अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर, अटल इनोवेशन मिशन कौन लेके आया? नीति आयोग लेके आया, याद रखना है, नीति आयोग लेके आया अटल इनोवेशन मिशन। इसके अंदर 3D प्रिंटिंग लैब्स बनाए जाएंगे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ पे जरूरत है। 21 जून को, 21 जून को क्या होता है? समर सोलिस्टिस होता है, अभी हम देखेंगे डायग्राम में। 21 जून को सन does not set below the horizon at Arctic Circle, does not set below the horizon at Antarctic Circle, shines vertically overhead at noon on the equator, shines vertically overhead at the Tropic of Capricorn। अब एक बार आप डायग्राम देखोगे ना, आप अपने आप समझ जाओगे कि 21 जून यहाँ पे क्या है। अभी 21 जून दिख रहा है आपको, समर सोलिस्टिस नजर आ रहा है, ठीक है। अब एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देखो आप, सन जो है आर्टिकल सर्किल के नीचे सेट नहीं हो रहा है, ठीक है, ना ही इक्वेटर के ऊपर वर्टिकली शाइन हो रहा है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा डज नॉट सेट बिलो द होरिजन एट आर्कटिक सर्किल। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वर डोमेस्टिकेटेड इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू ओल्ड वर्ल्ड? इन न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड का यहाँ पे क्या मतलब है? देखो, न्यू वर्ल्ड का मतलब है डेवलप्ड देश जो उस टाइम पे होते थे, जैसे ब्रिटेन हो गया, है ना। ओल्ड वर्ल्ड होता है जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो गई, अपनी डेवलपिंग कंट्रीज हो गई उस टाइम पे, जैसे इंडिया। अब ओल्ड वर्ल्ड का मतलब है जहाँ पे बाद में खोज हुई इनकी, है ना, कि हाँ यार ये किसी कंट्रीज निकल के आई, इंडिया की खोज हुई बाद में, है ना। तो ओल्ड वर्ल्ड में जो है ये इंट्रोड्यूस हुए थे कौन कौन से प्लांट्स जो डोमेस्टिक हो रहे थे न्यू वर्ल्ड में, बट ओल्ड वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुए थे? तंबाकू, कोकोआ, रबर। बिल्कुल, तंबाकू की खेती हमारे यहाँ पे जो फॉरेनर्स थे, यूरोपियंस थे, वो तंबाकू, कोकोआ, रबर की खेती ये लेके आए थे। ये हमारी नेटिव स्पीसीज नहीं है, नेटिव क्रॉप्स नहीं है हमारे यहाँ की। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एशियाटिक लोयन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। यस, गिर नेशनल पार्क का नाम आपने सुना होगा। गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायन फाउंड होता है, और केवल ये इंडिया में ही नेचुरली आपको मिल जाएगा, नेचुरली। ऐसे तो जू वगैरह में आपको बहुत जगह मिल जाएगा, बट नेचुरली वाइल्ड में इंडिया में मिलेगा, वो भी गिर नेशनल पार्क में, गुजरात में, ठीक है। डबल हम्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली ना, ये आपके सेंट्रल एशिया में मिल जाएगा आपको आराम से।
ठीक है, डबल हम्ड कैमल। और अफगानिस्तान वगैरह में इन सब में आप देखते होंगे फोटोज वगैरह आती है तो डबल हम्ड कैमल दिख जाता है। ठीक है, जिसको बैक्ट्रियन कैमल भी बोलते हैं, लार्ज होता है, थोड़ा बड़ा होता है, सेंट्रल एशिया में मिल जाता है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। वन हॉर्न डायनासोर इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ही है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में आपको मिल जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया में आपको आराम से मिल जाएगा ये। ठीक है, नेपाल में मिल जाएगा आराम से, नेपाल में तो मिल ही जाएगा। आंसर होगा वन ओनली। ठीक है, कुछ प्लेसेस है, कौन कौन सी रिवर बतानी है यहाँ पे, तो कौन कौन सी रिवर गुजरती है, पदम, पंधारपुर, चंद्रभागा, यस, तिरुचिरापल्ली, कावेरी, यस, हम्पी, हम्पी बहुत फेमस है। ठीक है, हम्पी बहुत सारे एम्पायर्स की कैपिटल रही है कर्नाटका में, तो सेंट्रल कर्नाटका में ही है। तो हम्पी इज सिचुएटेड ऑन मालप्रभा रिवर ना, ये सिचुएटेड है ऑन तुंगभद्रा। और यकीन मानिए कि यूपीएससी इसमें आपकी बेसिक नॉलेज टेस्ट कर रहा है, वो नहीं चाहता आप डेप्थ में जाएं। भले ही आपको पांद्रपुर और तिरुचिरापल्ली के बारे में नहीं पता, बट आपको पता है कि हम्पी तुंगभद्रा रिवर की हम्पी में तुंगभद्रा रिवर गुजर रही है, सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर, तो आप आराम से एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि तीसरा गलत है तो ए सी डी गया, बचा ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बेसिक नॉलेज चेक करें, क्योंकि हम्पी बहुत फेमस है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर आप सिंसियर एस्पिरेंट है, हम्पी कैपिटल रह चुकी है। ठीक है, जैसे विजयनगर एम्पायर है तो कैपिटल रह चुकी है हम्पी बड़े बड़े एम्पायर्स की, तो पता होना चाहिए आपको कौन सी रिवर गुजर रही है। ऑफिशियल पॉवर्टी लाइंस कुछ स्टेट्स में ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स के मुकाबले, ऐसा क्यों? मतलब पॉवर्टी लाइन जो होती है आपकी, कि ये पॉवर्टी लाइन है, इसके नीचे जाओगे तो बीपीएल है, इसके नीचे जाओगे तो एपीएल है, अब वो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन एक क्यों नहीं है, कुछ स्टेट में ज़्यादा क्यों है किसी स्टेट से? पॉवर्टी रेट्स वेरी करती है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, या प्राइस लेवल वेरी करते हैं फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, या जीडी जो स्टेट की जो ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट होता है वो वेरी करता है, या क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इसका आंसर होगा ये प्राइस लेवल। किसी जगह ब्रेड किसी और कीमत की मिल रही होगी, किसी जगह कम कीमत की मिल रही होगी, तो जहाँ पे कम कीमत की मिल रही है वहाँ पे गरीब भी कम होंगे, क्योंकि जो आराम से उनको मिल जा रहा होगा। तो पॉवर्टी लाइन जो इसलिए वेरी करती है क्योंकि प्राइस लेवल अलग अलग है। ठीक है, आपको याद करना है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो इसमें मतलब आपको समझ के करना पड़ेगा। इन कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट दैट यूज ऑफ साइरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक? क्लाउड थिनिंग टेक्निक क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, क्लाउड को थिन कर देते हैं, उससे ना क्या होता है कि कूल हो जाता है एटमॉस्फेयर और बारिश होने लगती है। तो ये क्लाउड थिनिंग जो टेक्निक है वो किस, और जो सल्फेट एरोसोल इंजेक्शन करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, तो वो किस कंटेक्स्ट में ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है? आर्टिफिशियल रेंज क्रिएट करने में, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की रिड्यूस करने में, सोलर वाइंड के एडवर्स इफेक्ट को कम करने में, ग्लोबल वार्मिंग कम करने में। अब ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है एओडी में, बट सल्फेट एरोसोल जब यहाँ पे आ गया, तो सल्फेट जो एरोसोल है उसका मेनली मकसद ये होता है कि कहीं ना कहीं एक ग्लोबल डिमिंग इफेक्ट हो, है ना, तो जिसमें क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट और इम्पैक्ट लिमिट हो जाएगा। और इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं फिर हाई कोल्ड आइस बनती है ना, जैसे जब आप सल्फेट एरोसोल छोड़ते हो तो क्लाउड की जो हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। हीट ट्रैपिंग जो कैपेसिटी होती है क्लाउड्स की वो रिड्यूस हो जाती है। अगर आप क्लाउड्स को थिन कर दोगे ना तो क्लाउड्स की हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, इससे कूलिंग इफेक्ट होता है। तो बारिश आती है एज अ कॉन्सिक्वेंस, बट कूलिंग इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, मेनली जो मकसद ये रहता है कि ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस हो, है ना। वैसे तो बारिश के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, तो सल्फेट एरोसोल यहाँ पे आ गया ना, इस वजह से इसका आंसर होगा डी, क्योंकि सल्फेट एरोसोल की वजह से रेन नहीं आती, सल्फेट एरोसोल की वजह से केवल कूलिंग इफेक्ट होता है, तो आंसर होगा डी, रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इन कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स पैरालिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन्ड? पैरालिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन किससे जुड़ा हुआ है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड,
या नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, या वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी। यह वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी, पायरोलिसिस, प्लाज्मा गैसिफिकेशन, ये सब यूज करते हैं थर्मल प्रोसेस को। ठीक है, थर्मल प्रोसेस को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है टू ब्रेक डाउन वेस्ट। ठीक है, और जैसे एक टेक्निक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन भी ऐसी टेक्निक है जिसमें वेस्ट को ब्रेक डाउन किया जाता है। वेस्ट को ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि एनर्जी उसमें से एक्सट्रैक्ट की जा सके। बट इंसिनरेशन और पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन में फर्क है। इंसिनरेशन आपकी ट्रेडिशनल टेक्निक है, इसमें ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। ठीक है, पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन नई टेक्नोलॉजी है, इनमें ऑक्सीजन का कम इस्तेमाल होता है। हालांकि टेक्नोलॉजी वही है कि हाई टेम्परेचर में वेस्ट को ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज आ रहे हैं? नेयार, पेपारा, शेदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कालाकड़, मुदनथुराई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई, सत्यमंगलम, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब ये आपके नीलगिरी में है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में है ये। ठीक है, ये अगस्त्यमाला में नहीं है। कुकुंडिया, गुंडला, ब्राह्मणेश्वरम, पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुकुर्ती नेशनल पार्क, कवल एंड श्री वेंकटेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। अब देखो, इसमें मुकुर्ती नेशनल पार्क अलग है, पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग जगह लोकेटेड है, तो किसी एक बायोस्फीयर रिजर्व में तो नहीं आएंगे। और अब अगर मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ तो उसमें आपको मैप में क्लियर हो जाएगा कि अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें आप उस लोकेशन में इन प्रोटेक्टेड एरियाज को देखिए। ठीक है, अपने से आप अगर सर्च करेंगे एक बार गूगल पे जाके, तो आपको एक बार मैं बायोस्फीयर रिजर्व का मैप बता देता हूँ। अब ये अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज ऑप्शन ए में मिले वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे आपको सारे मिल जाएंगे। नीलगिरी, ये रहा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि नीलगिरी अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व है वो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में रिजर्व्ड है। ठीक है, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें आपके 11 वो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हार्बीवर्स। टर्टल्स की कुछ स्पीसीज हार्बीवर्स है, बिल्कुल। जैसे सी टर्टल कार्निवर्स भी होते हैं, कार्निवर्स होते हैं जो नॉन वेज होते हैं, जो मीट खाते हैं। और हार्बीवर्स प्लांट ईटिंग होते हैं, ओमनिवर्स होते हैं जो दोनों खाते हैं, जो प्लांट भी खाते हैं मीट भी खाते हैं। तो कुछ स्पीसीज हार्बीवर्स भी होती है, कुछ कार्निवर्स भी होती है, कुछ ओमनिवर्स भी होती है। तो सही है पहला स्टेटमेंट। सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हार्बीवर्स, यस। कुछ स्पीसीज हैं फिश, हार्बी फिश की जो हार्बीवर्स है। ठीक है, जैसे एक पैरट फिश है ना, तो वो आपकी हार्बीवर्स होती है यहाँ पे। सम स्पीसीज ऑफ मेरीन एनिमल्स आर हार्बीवर्स, यस, बिल्कुल बिल्कुल, मेरीन एनिमल्स की कुछ स्पीसीज हार्बीवर्स होती है आपकी, है ना। जैसे डुगोंग्स, डुगोंग्स जो है सी मैमल है डुगोंग्स, तो मेरीन मैमल है और हार्बीवर्स है। याद रखना है आपको। मेरीन मैमल का, मैमल कौन होते हैं? मैमल होते हैं जो अंडा नहीं देते, डायरेक्टली बच्चे को पैदा करते हैं और वो दूध पिलाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। तो मेरीन मैमल जो है वो आपको बहुत कम होते हैं ऐसे तो, बट जैसे डुगोंग उनमें से एक है ना, और एक है मैनेटी, मैनाटीज। तो मैनाटीज और डुगोंग मेरे हिसाब से ये दो ही हैं ओनली हार्बीवरस अमॉन्ग मेरीन मैमल्स। ठीक है, तो तीसरा भी सही है। सम स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस। अब विविपेरस का मतलब होता है कि जो डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं, और ओविपेरस होता है जो, एक होता है ओविपेरस, ओविपेरस होता है जो अंडा देता है, विविपेरस होता है जो यंग वंस को डायरेक्टली जन्म देते हैं। तो कुछ स्पीसीज होती है स्नेक्स की वो विविपेरस भी होती है, कुछ ओविपेरस भी होती है। तो अब एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है ना यहाँ पे, सम स्पीसीज है और सम वर्ड अपने आप में बैलेंस्ड है। कहीं इतनी सारी स्पीसीज हैं स्नेक्स की, फिशेस की, टर्टल्स की, कोई हार्बीवरस तो होता ही होगा ना, है ना। और एक बात बताओ, कितनी स्पीसीज तो अभी डिस्कवर की जानी बाकी हैं,
कितनी स्पीसीज नहीं की गई है। तो ये क्वेश्चन अगर यूपीएससी ने बना दिया, मान लो आज कोई भी फिश की स्पीसीज हार्बीवरस नहीं है, कल को कोई स्पीसीज निकल गई जो हार्बीवरस है, मान लो 2 साल बाद 5 साल बाद, और बच्चे जब तैयारी कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को वो देखते हैं, ऑफिशियल आंसर की को फिर वो देखते हैं, तो क्या यूपीएससी पे इल्जाम नहीं लगेगा, यूपीएससी का स्टेटस नहीं गिरेगा? तो लीगल केसेस, लीगल पंच में नहीं पढ़ना चाहता यहाँ पे यूपीएससी, क्योंकि स्पीसीज अभी डिस्कवर होनी बाकी है, और कल को कोई भी ऐसी स्पीसीज निकलती है जो हार्बीवरस हो सकती है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना यहाँ पे। तो इसलिए सम स्टेटमेंट यहाँ पे यूपीएससी ने सम वर्ड जो चला के दिया है इसको बैलेंस्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपकी स्मार्टनेस भी देखी जा रही है। कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, वाइल्ड लाइफ दे रखा है और कहाँ मिलते हैं वो बताना है। ब्लू फिन महशीर कावेरी रिवर, यस। इरावाडी डॉल्फिन चंबल रिवर, इरावाडी डॉल्फिन आपके चंबल रिवर में नहीं मिलती, आपके जैसे इरावाडी रिवर जो है म्यांमार में वहां पे मिल जाएगी, इंडोनेशिया में महाकाम रिवर है, मेकोंग रिवर है वहां मिल जाएगी, ठीक है। इरावाडी डॉल्फिन चंबल रिवर में नहीं है। रस्टी स्पॉटेड कैट, रस्टी स्पॉटेड कैट बिल्कुल ईस्टर्न घाट्स में आपको मिल जाएगी। साउथ इंडिया में काफी मिल जाती है रस्टी स्पॉटेड कैट, है ना, जैसे आपकी गिर नेशनल पार्क है, गिर, वहां पे मिल जाता है। महाराष्ट्र में आपका तदोबा आंध्री टाइगर रिजर्व है, ठीक है, तदोबा आंध्री, वहां पे महाराष्ट्र के तदोबा आंध्री टाइगर रिजर्व में, गिर नेशनल पार्क में, इंडिया के ईस्टर्न घाट्स में आपको रस्टी स्पॉटेड कैट मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 and 3 ओनली। Why there is a great concern about the microbeads that are released into environment? माइक्रोबीट्स के रिगार्डिंग कंसर्न क्यों है? क्योंकि हार्मफुल है मरीन इकोसिस्टम के लिए। माइक्रोबीट्स वो सॉलिड प्लास्टिक पार्टिकल होते हैं जो लेस देन 1 मिलीमीटर होते हैं, लेस देन 1 मिलीमीटर, ये ध्यान रखना है आपको। लेस देन 1 मिलीमीटर होते हैं, उनकी साइज होती है और काफ़ी छोटी होती है। दे आर फ्रिक्वेंटली मेड ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन के बनते हैं, और भी प्लास्टिक जो आपका होता है पेट्रोकेमिकल प्लास्टिक उसका भी बनता है। तो ये यूज़ में कहाँ पे होता है? यूज़ में होता है आपके हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में, मेकअप किट्स में, टूथपेस्ट में, पर्सनल केयर प्रोडक्ट में, बायोमेडिकल प्रोडक्ट में, है ना, इन सब में यूज़ होते हैं माइक्रोबीट्स। बट माइक्रोबीट्स क्या करते हैं, इससे प्लास्टिक वाटर पोल्यूशन होता है और इससे एक्वेटिक एनिमल्स में हजार्ड होता है, फिर हजार्डस होता है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, फ्रेश वाटर में भी और ओशन वाटर में भी। तो मेरीन इकोसिस्टम के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं माइक्रोबीट्स, तो आपको याद रखना है, ठीक है। रिसेंटली there was a growing awareness in our country about the importance of Himalayan nettle because it is found to be a sustainable source of textile fiber। देखो हिमालय जो नेटल है ना, वो फाइबर इल्डिंग प्लांट है एक। क्या है? फाइबर यील्डिंग प्लांट। और ये न्यूज़पेपर में आया था, सीधे सीधे न्यूज़पेपर की हेडलाइन में था, ये दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, पहली लाइन में लिखा हुआ है हिमालय नेटल अब फाइबर यील्डिंग प्लांट, 22 में 2017 का आर्टिकल है डाउन टू अर्थ में। तो इस तरीके से आपको अगर मैगजीन्स ऑनलाइन, अब जैसे डाउन टू अर्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप फॉलो करते हो और सिर्फ हेडलाइन भी पढ़ते हो ना, तो चांसेस बढ़ जाते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के, ठीक है। तो ये टेक्सटाइल फाइबर है, ये जो फाइबर यील्डिंग प्लांट होता है ना, वो है ये। तो हेडलाइन पढ़ने से भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ। क्लोरोफिल मतलब इनमें से कौन सी जगह सेटेलाइट इमेजेस रिमोट सेंसिंग डेटा यूज में आती है? क्लोरोफिल कंटेंट पता लगाने के लिए वेजिटेशन में, ग्रीन हाउस गैस एमिशन पता लगाने के लिए राइस पैडीज जो होती है उसमें कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन निकल रहा है, स्पेसिफिक लोकेशन का लैंड सरफेस टेम्परेचर क्या है। अब मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि साइंस में कोई भी टेक्नोलॉजी है उसकी इमेंस एप्लीकेशन होती है, इमेंस पॉसिबिलिटी होती है, किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी चीज़ के लिए यूज आती है, आ सकती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे यूपीएससी ज्यादा यहाँ पे खेलने की कोशिश नहीं कर सकता, ऐसे स्टेटमेंट बनाएगा जो बैलेंस हो और करेक्ट हो। तो यहाँ पे आंसर होगा 1 2 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट विद रेफरेंस to the states mentioned above in terms of percentage of forest cover to the total area of forest। टोटल एरिया ऑफ स्टेट, भाई स्टेट का टोटल एरिया जितना है उसमें फॉरेस्ट कवर का कितना परसेंटेज है वो बताना है, उसके हिसाब से करेक्ट ऑर्डर जमाना है असेंडिंग ऑर्डर में, कि भाई स्टेट का जितना एरिया है उसमें फॉरेस्ट का कितना परसेंटेज है ना, किसी एरिया में फॉरेस्ट का कितना परसेंटेज है उस हिसाब से बताना है। तो एक बार मैं आपको पहले एक डेटा बता देता हूँ। एरिया वाइज अगर आप देखोगे तो टॉप 5 स्टेट्स की बात करें तो एमपी,
आता है, फिर आपके पास अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है, फिर उड़ीसा आता है, फिर महाराष्ट्र आता है। ये एरिया वाइज की बात कर रहा हूँ मैं, टॉप 5 स्टेट्स। अगर आप इनकी परसेंटेज निकालो तो आपको इसका करेक्ट ऑर्डर पता चल जाएगा। अब इसकी परसेंटेज पॉइंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एमपी के 25%, अरुणाचल प्रदेश की है 79%, छत्तीसगढ़ की है 41%, और उड़ीसा की है 33%, और महाराष्ट्र की है 16%। तो अगर आप इस हिसाब से अरेंज करें तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3241। 3241 महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये परसेंटेज पॉइंट्स आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट डिपॉजिट्स ऑफ मेथेन हाइड्रेट। मेथेन हाइड्रेट की यहाँ पे बात हो रही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मेथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट्स। ग्लोबल वार्मिंग से मेथेन गैस का रिलीज होगा, मेथेन हाइड्रेट के जो डिपॉजिट्स होते हैं उसमें से, बिल्कुल। लार्ज डिपॉजिट ऑफ मेथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक तुंद्रा अंडर द सी फ्लोर। यस, थर्माफोस्ट का नाम आपने सुना होगा। तो मेथेन हाइड्रेट के डिपॉजिट वहां पे मिलते हैं। मेथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और टू, बिल्कुल सही। कुछ टाइम बाद, देखो मेथेन वैसे शॉर्टली लिव्ड पोल्यूटेंट है ना, बट मेथेन के जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में विद इन अ डिकेड। क्या होते हैं कि गैसेस के साथ मिलकर रिएक्शन होता है, तो मेथेन कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली में फिर लंबे समय तक रहती है, मेथेन कम समय तक रहती है, बट मेथेन जब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर लंबे समय तक रहती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आंसर होगा इसका 1 2 3। Consider the following: which of the follow above are released into atmosphere due to the burning of crop biomass residue? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, चारों। आंसर होगा 1 2 3 4। देखो कोई भी जब भी क्वेश्चन आए ना कि कौन कौन सी गैसेस किसी किसी इंडस्ट्री से किसी किसी प्रोसेस से निकल रही है और नहीं पता हो तो सारे करेक्ट मान लेना, क्योंकि जब बर्निंग हो रही है क्रॉप की बायोमास रेसिड्यू की तो इतनी सारे गैसेस में से कुछ ना अमाउंट कुछ तो निकलता ही होगा। ठीक है, आपका CO2, N2O, सल्फर डाइऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सब निकलते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 2 3 4। कुछ पेयर्स दे रखे हैं यहाँ पे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द पेयर्स अबव गिवन आर करेक्टली मैच्ड। कौन से जो पेयर्स है करेक्टली मैच्ड है? सी है और उस सी की बॉर्डरिंग कंट्री कौन सी बतानी है। तो अगर आपने जैसे इनमें से किसी भी एक के बारे में जानते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ब्लैक सी ले लेते हैं, तो ब्लैक सी का अगर हम मैप देखें एक बार, ऑप्शन में लिखा हुआ था क्रोशिया, ब्लैक सी की बॉर्डिंग कंट्री थी क्रोशिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्रोशिया कहाँ दे रखा है। तो अगर आपको ब्लैक सी का पता है कि क्रोशिया बॉर्डिंग कंट्री नहीं है तो यहाँ पे आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे ब्लैक सी अगर यहाँ पे गलत है, ब्लैक सी नहीं आगा, तो ए गया, सी गया और डी गया, बचा क्या 1 3 और 4। अब जितने भी सी है ना, आप सबका यहाँ पे होमवर्क है, इन सबकी जाके मैप देखिए, आप चेक करिए और ये नोट कीजिए कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, उनको एक जगह लिख लीजिए। ठीक है, इससे काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 37, among the following which one is the largest exporter of rice in the world in the last 5 years? इंडिया। मैंने टॉप 5 कंट्रीज लिख दिए राइस एक्सपोर्ट्स के ट्रेंड में, तो इंडिया, थाईलैंड, पाकिस्तान, वियतनाम, यूएस, 5 ये कंट्रीज है, 5 टॉप 5 राइस एक्सपोर्टर है दुनिया में, इंडिया टॉप पे है, तो आपको याद रखना है ये। ठीक है, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर बन गया था 2011-12 में। ठीक है, थाईलैंड को डिस्प्लेस कर दिया था इसकी लीडरशिप पोजीशन से। दो बड़े बड़े फैक्टर थे, एक तो सरकार ने नॉन बासमती जो वैरायटी थी राइस की उस पे से 4 ईयर का जो बैन था वो हटा दिया, अब एक्सपोर्ट किया जा सकता है, पहले एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता था, 2011 में एक्सपोर्ट पे बैन हटा दिया। और उसमें फिर कुछ थाईलैंड की जो इंटरनल फैक्टर्स थे उसमें भी काफ़ी रोल प्ले हुआ इसका। तो मेनली तो इंडिया की तरफ से जो बैन हटा एक्सपोर्ट्स में नॉन बासमती वैरायटी का, वो सबसे बड़ा कारण था। इसका आंसर है इंडिया। ठीक है, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कुछ पेयर्स हैं, उन पे बताना है कौन से ग्लेशियर्स करेक्टली मैच्ड है यहाँ पे। बंदरपुंछ, यमुना, बारासिंगरी, चेनाब, मिलम, मंदाकिनी, सियाचिन, नुब्रा, जेमू, मानस। अब देखो
मंदाकिनी की मैं अगर बात करूं तो मंदाकिनी वो मिलाम ग्लेशियर से नहीं राइज होती है, ये राइज होती है आपके चोराबारी चोराबारी ग्लेशियर से। और मानस जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में है, मानस रिवर। जिमू सिक्किम में है, ठीक है। तो मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, 3 और 5 मैच नहीं कर रहा, बाकी सब मैच कर रहे हैं। आंसर होगा 1, 2 एंड 4। इंडिया में कार्बोफुरन, मेथिल पैराथियोन, फोरेट और ट्राइजोफोस को चिंता की नजरों से देखा जाता है। ये क्या है? पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर में। देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पेस्टिसाइड्स हैं जो बैन किए गए हैं सरकार के द्वारा, उनका नाम है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पोस्ट करके इसको पढ़िए। तो ये सब देख लिया आपने, किनका नाम उस चार्ट में होगा। पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर है ये, ठीक है, एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड है ये। क्वेश्चन नंबर 14, रामसार कन्वेंशन में ये मैंडेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। तो मैंडेटरी यहाँ पे वर्ड जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैंडेटरी वर्ड नहीं है, मैंडेटरी वर्ड गलत है ये, है ना। मैंडेटरी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि हाँ सारे जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे। ओल्ड वेटलैंड्स यहाँ पे गलत है। जो भी वेटलैंड्स रामसार साइट के अंदर है ना, उनको तो फिर भी यहाँ पे चलो प्रोटेक्ट और कंजर्व किया जाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी। बट इतने सारे वेटलैंड्स भाई, रामसार कन्वेंशन के अंदर ही 75 है, तो बाकी तो पता नहीं कितने होंगे, है ना। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। मैंडेटरी सारे वेटलैंड्स के लिए नहीं है, उन वेटलैंड्स के लिए जो रामसार साइट में रजिस्टर्ड है। सबको प्रोटेक्ट करना, कंजर्व जाना, बहुत छोटे छोटे वेटलैंड भी होते हैं, बहुत रिमोट एरियाज में होते हैं, तो मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, कंजर्व करना, है ना। तो वेटलैंड रूल्स 2010 वर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने कि रामसर कन्वेंशन की रिकमेंडेशन पे ही ऐसा हुआ। पहला और दूसरा गलत है, और यूपीएससी ने इसको गलत माना है। कुछ बच्चों ने इसको सही भी किया है, हो सकता है मैं भी होता तो सही कर देता इसको, क्योंकि बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, बट गलत है यूपीएससी की तरफ से ये। वेटलैंड रूल्स 2010 में आपके ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट जो एरिया है वो भी कंपास होते हैं एज डिटरमाइंड बाय अथॉरिटी। मतलब जो भी वेटलैंड है उसके ड्रेनेज एरिया, कैचमेंट एरिया, ये भी कवर कर लेते हैं इसके अंदर, जो भी अथॉरिटी डिटरमाइन करे कि हाँ ये कवर हो रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो आंसर होगा 3 ओनली। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है वहां पे। एग्रीकल्चर सोइल्स रिलीज करती है नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट। बिल्कुल करीब 70% जो NO2 एमिशन होता है इंडिया से, N2 एमिशन जो होता है वो आपका एग्रीकल्चर सोइल से ही होता है, फिर वेस्ट वाटर की तरफ से होता है, ठीक है। कैटल रिलीज करती है अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट, बिल्कुल करती है। कैटल जो है 80% जो अमोनिया प्रोडक्शन होता है वो कैटल से होता है, 80%, ठीक है। पहला और दूसरा सही है यहाँ पे, 80%। पोल्ट्री जो इंडस्ट्री होती है वो नाइट्रोजन कंपाउंड रिलीज करती है एनवायरनमेंट में, बिल्कुल करती है। अब वही मैंने कहा ना कि जब रिलीज करने की बात हो कि कोई चीज इन्वायरमेंट में रिलीज हो रही है किसी इंडस्ट्री के द्वारा, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि होती होगी, चाहे छोटी अमाउंट में होती हो। अलियार, ईसापुर, कंसबत्ती ये क्या है? ये वाटर रिजर्वियर है, और ये भी आपके न्यूज़पेपर में आया था। ये देखिए डाउन टू अर्थ मैगजीन है, इसमें आर्टिकल था, यहाँ पे आपको रिजर्वियर के नाम दिख जाएंगे। देखिए इतने सारे ये जो रिजर्वियर के नाम दिख रहे हैं ना आपको, ये ऐसे कैसे यूपीएससी ने छाप दिए। तो अलियर, ईसापुर, कंसबत्ती ये क्या है? ये आपके वाटर रिजर्वियर से याद रखने हैं आपको, है ना। तो डाउन टू अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब यह डाउन टू अर्थ को आप संडे में कभी भी फ्री टाइम रहे तो एक बार स्क्रॉल करके उनके आर्टिकल पढ़ लीजिए। सीएनजी की बात हो रही है, जिसमें हाइड्रोजन इनरिच्ड जो सीएनजी होती है, एज सीएनजी एज अ फ्यूल, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है। एच सीएनजी न्यू टेक्नोलॉजी, इतना तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। सीएनजी पुरानी है, हाइड्रोजन इनरिच्ड जो है वो नहीं है। इसका मेन एडवांटेज ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का एलिमिनेशन हो जाता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का एलिमिनेशन नहीं होता, एलिमिनेशन का मतलब होता है पूरी तरीके से खत्म, रिड्यूस हो जाता है इसका एमिशन। इसका जो एमिशन है वो रिड्यूस हो जाता है, एलिमिनेशन नहीं होता, तो पहला गलत है। एच सी एन जी एज अ फ्यूल रिड्यूस करता है, अब ये रिड्यूस वर्ड सही है यहाँ पे, रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन एमिशन, बिल्कुल करता है। भाई कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर आ रही है ना, तो वो क्या है, वो क्या एम होगा उसका, ये होगा कहीं ना कहीं जो हार्मफुल गैसेस है वो रिड्यूस हो, तो बिल्कुल सेकंड सही है। हाइड्रोजन अप टू द 1/5 बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद सीएनजी एज अ फ्यूल
फॉर बसेस यस, कैन बी वर्ड यहाँ पे क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि कैन बी ब्लेंडेड, बिल्कुल ब्लेंड की जा सकती है। कैन बी ब्लेंडेड का मतलब है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। टेक्नोलॉजी में ये पॉसिबिलिटीज इमेंस पॉसिबिलिटी होती है, मैंने आपको बताया था। 2 और 3 यहाँ पे सही है। एच सी एन जी लेस एक्सपेंसिव है सी एन जी से। अब मैंने आपको बताया कि एच सी एन जी न्यू टेक्नोलॉजी है और सी एन जी ओल्ड टेक्नोलॉजी है। नई टेक्नोलॉजी महंगी होगी सस्ती होगी, ऑफ कोर्स महंगी होगी। जो जैसे सोलर एनर्जी है, शुरू में महंगी थी ना, अब सस्ती हो गई। तो जो चीज नई नई टेक्नोलॉजी है वो तो आपकी महंगी होगी, साल दर साल उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। बट करंटली H2 की कॉस्ट नेचुरल गैस से ज्यादा है, इसलिए H2 की कॉस्ट नेचुरल जो गैस है आपका उससे ज्यादा है, इस वजह से HCNG की कॉस्ट भी CNG से ज्यादा है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका 2 और 3 ओनली, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म नहीं करती है क्लाउडी नाइट पे, क्यों? क्योंकि क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं अर्थ के रेडिएशन को। अब समझो, ड्यू फॉर्मेशन जब ज्यादा होगी जब स्काई क्लियर होगा, स्काई साफ होगा क्लियर होगा ना, और क्लाउडी नहीं होगा तो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब स्काई क्लियर होता है तो ट्रीज और प्लांट्स ठंडे होते हैं नाइट में, तो इस वजह से क्या होता है, इवोपरेशन ज्यादा होता है, ड्यू फॉर्मेशन ज्यादा होता है जब स्काई क्लियर होता है। अब जब क्लाउडी होता है, जब बादल होते हैं, तो ट्रीज और प्लांट्स जो है वो ठंडे नहीं हो पाते, तो ड्यू फॉर्मेशन नहीं हो पाता है ना। तो क्लाउड्स जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है अर्थ के रेडिएशन को, और इस वजह से क्या होता है कि ट्री और प्लांट कूल नहीं हो पाते हैं, कूल नहीं हो पाते हैं तो ड्यू फॉर्मेशन नहीं बनता, इसलिए ड्यू ड्रॉप्स क्लाउड नोट्स पे नहीं बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45। 44 जो अमेंडमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसमें आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड कर दिया। अब यहाँ पे जो 44 अमेंडमेंट है वो यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि 39 अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, यानी इलीगल डिक्लेयर कर दिया था 99 अमेंडमेंट को, ये बताते हुए कि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को वोलेट करता है। बिल्कुल देखो, 99 अमेंडमेंट से आया था आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको कर दिया था यहाँ पे डिक्लेयर इलीगल सुप्रीम कोर्ट ने, कि 99 अमेंडमेंट जिसके थ्रू ये आया है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। टू ओनली। ठीक है, टू ओनली इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46। सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच करना है तो उसका जो मोशन है वो रिजेक्ट नहीं किया जा सकता स्पीकर के द्वारा, बिल्कुल किया जा सकता है। गलत है ये स्टेटमेंट, रिजेक्ट किया जा सकता है। भारत का संविधान डिफाइन करता है कि इनकेपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर क्या होगा। भाई देखो, हमारे देश में संविधान में जज को रिमूव करने के 2 ग्राउंड्स होते हैं। एक तो इनकेपेसिटी की, यानी उनकी बस की ना हो, ताकत ना हो काम करने की, बीमार हो, कुछ भी हो गया हो, या फिर मिसबिहेवियर हुआ हो, उनके द्वारा मिसबिहेवियर हो, तो 2 ग्राउंड्स हैं। अब ये 2 ग्राउंड्स को डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया, क्योंकि बहुत ब्रॉड है, और डिफाइन करने से क्या होता है ना, उस चीज की लिमिट हो जाती है, फिर उसका मिसयूज हो जाता है। कई बार आप सोचते होंगे यार इतनी चीजें डिफाइन क्यों नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन, इतने बड़े बड़े हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उनके दिमाग में ये क्यों नहीं आई, उनके आई थी। बट कई बार चीजों को बिना डिफाइन किए रखना ही सही होता है। उससे क्या होता है, फ्यूचर में अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, नई तरीके के मिसबिहेवियर आते हैं। जैसे उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था फॉर एग्जांपल, तो उस टाइम पे मिसबिहेवियर का मतलब क्या होता है कि ऑफलाइन आप किसी को छेड़ दिए, परेशान कर दिए, गाली गलौज कर दिए। अब मिसबिहेवियर का मतलब आजकल ये भी हो गया, आप सोशल मीडिया में अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जाके किसी के कमेंट करके गाली लिख दो, तो ऑनलाइन ट्रोलिंग भी एक तरह का मिसबिहेवियर है ना। तो उस टाइम पे अगर वो मिसबिहेवियर को डिफाइन कर देते कि फेस टू फेस किसी के साथ आप मिसबिहेवियर कर रहे हो, गंदा बोल रहे हो, तो ये मिसबिहेवियर होता है। तो आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया पे कमेंट्स होते हैं, क्या वो मिसबिहेवियर होते हैं? नहीं, नहीं होते, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप बोल कहाँ रहे हो, आप लिख रहे हो। तो मिसबिहेवियर जो होता है वो आज कमेंट लिखना भी होता है, उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं होता था। तो कई बार क्या होता है, फाउंडिंग फादर्स चीजों को नहीं डिफाइन करते, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी चीजें जो डिफाइन नहीं है आपकी, तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी डिफाइंड इसलिए नहीं की गई थी, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इसको डिफाइन नहीं किया गया। जजेस इंक्वायरी एक्ट में जजेस के इम्पीचमेंट का बिल्कुल प्रोसीजर है, बिल्कुल डिटेल्ड प्रोसीजर है, सही है एकदम। और जज के इम्पीचमेंट का जब मोशन पास हो रहा होता है, जब से वोटिंग चल रही होती है, तो इसमें दोनों हाउसेज में मेजोरिटी चाहिए होती है आपकी, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस
एंड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। सिंपल सी बात बोलूं तो हाँ, 3 एंड 4 यहाँ पे बिल्कुल सही है। आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ेंगे, बेसिक बुक भी पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। 9 शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूशन में किसकी प्राइम मिनिस्टरशिप में? जवाहरलाल नेहरू। 9 शेड्यूल मैंने आपको बताया था कि इसमें जवाहरलाल नेहरू ने ये कोशिश की थी कि जो लैंड रिफॉर्म्स हो रहे हैं देश में, अब उनको पता था कि बहुत सारे केसेस ऐसे आएंगे लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कोर्ट वगैरह में, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स हैं, लैंड में छेड़छाड़ कर रहे हो, लोग परेशान होंगे, कोर्ट में केस करेंगे, सरकार के खिलाफ केस होंगे, कोर्ट में बर्डन बढ़ेगा, रिफॉर्म भी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो 9 शेड्यूल इसलिए बनाया गया था ताकि जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उनमें जो कानून आ रहे हैं आपके, वो कानून जो है सीधे सीधे 9 शेड्यूल में डाल दें और उसको जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड कर दें। यानी उसमें ये चीज थी कि जुडिशरी इनको नहीं देख पाएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, लेकिन बाद में इसका मिसयूज होने लगा तो ये कंडीशन आ गई थी कि अप्रैल 24 1973 के बाद से अगर कोई लॉ आएगा इसके अंदर 9 शेड्यूल के अंदर, तो उसको जुडिशरी देख सकती है कि ये आर्टिकल 14 19 का वोलेशन है कि नहीं है, आर्टिकल 19 और 14 को वोलेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, कोल सेक्टर को नेशनलाइज किया गया इंदिरा गांधी के अंदर। बिल्कुल। कोल ब्लॉक्स आर अलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस ना, कोल ब्लॉक्स लॉटरी बेसिस पे नहीं होते हैं, अब ऑक्शन होता है इनका, लॉटरी वाला सिस्टम गया, अब पुराना था वो। इंडिया इंपोर्ट करता था अब तक कोल को डोमेस्टिक सप्लाई की शॉर्टेज को मीट करने के लिए, बट इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। नहीं, आज भी 50% तक कोल हम करते हैं। नेचुरल गैस भी हमारा इंपोर्ट होता है, कोल भी इंपोर्ट होता है, सब इंपोर्ट होते हैं हमारे। अब ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए। आंसर होगा वन ओनली। अभी अभी तो एफडीआई अलाउ की है कोल सेक्टर में, तो अगर एफडीआई अलाउ क्यों करती है अगर हमारे बाहर से वो नहीं करते तो, है ना कहीं जो है हमारे पास वो कोल नहीं है, उतना कोल नहीं है क्वालिटी वाला, तो हम चाहते हैं वो क्वालिटी वाला कोल आए, इस वजह से हमने एफडीआई भी अलाउ करी ताकि प्राइवेट सेक्टर आए। ठीक है, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है उतने अभी कोल सेक्टर में। पार्लियामेंट में कुछ पोस्ट को एग्जेम्प्ट कर रखा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के डिस्क्वालिफिकेशन से। बिल्कुल, कुछ जैसे आपके प्रेसिडेंट हो गया, है ना, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, मिनिस्टर हो गए, ये आपके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से की डिस्क्वालिफिकेशन की ग्राउंड से एग्जेम्प्टेड हैं। ये जो एक्ट है पार्लियामेंट एक्ट 1959, ये 5 बार अमेंड हुआ है। बिल्कुल। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वेल डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? नहीं, मैंने फिर से अभी भी समझाया, वेल डिफाइंड नहीं है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब बताया ऐसा कोई ऑफिस जिसके थ्रू आप पेक्यूनरी बेनिफिट्स ले सकते हो, मॉनेटरी बेनिफिट्स ले सकते हो, पैसा प्रॉफिट कुछ भी आपकी तरफ से अगर आ रहा है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा। तो कोई बंदा, अगर कोई एमएलए एमपी किसी के पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता फिर वो। इसका मतलब यह है कि वो ऑलरेडी कहीं से पैसा कमा रहा है वो, तो इस वजह से फिर उनका डिस्क्वालिफिकेशन होता है पार्लियामेंट के मेंबरशिप से। ठीक है, तो इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन नहीं किया गया, क्योंकि टाइम के साथ साथ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन भी वाइड होती जाएगी। ठीक है, बट इतना सा सिंपल मतलब ये है इसका कि जिसमें पैसा आ रहा है, पेक्यूनरी बेनिफिट्स आ रहे हैं, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है। वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बताया, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये चीज याद रखना। आंसर होगा उसका 1 एंड 2 ओनली। भारत के संविधान के कौन से शेड्यूल में अगर ट्राइबल लैंड ट्रांसफर किया जाता है प्राइवेट पार्टीज को माइनिंग के लिए, तो उस शेड्यूल के अंतर्गत उस ट्रांसफर को नल और वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है? 5th शेड्यूल। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 5th शेड्यूल। 6th शेड्यूल के बारे में आपको पता होना चाहिए। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल आपके ट्राइबल एरिया से डील करते हैं। 3rd शेड्यूल आपकी ओथ जो होती है, वेरियस जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो ओथ होती है ना, तो उनसे ये डील करता है। 3rd शेड्यूल में इनकी ओथ है। 9th शेड्यूल में मैंने आपको बताया अभी। 12th शेड्यूल आपके म्युनिसिपलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, म्युनिसिपलिटीज की फंक्शंस पावर से रिलेटेड है। इसका आंसर होगा 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल के अंतर्गत कोई भी ट्राइबल लैंड को प्राइवेट पार्टीज को ट्रांसफर किया जाता है माइनिंग के लिए, तो उसको नल और वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।